हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइज, इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दिया है एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए निर्भरता सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा गया है निर्भरता सिद्धांत के बारे में, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, निर्भरता सिद्धांत क्या है और ये किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। सो गाइज, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्भरता का सिद्धांत ये है कि साधन निर्धन एवं अल्प विकसित देशों से धनी देशों की ओर प्रवाहित होते हैं और निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देशों को और धनी बनाते हैं। निर्भरता का सिद्धांत इस मूल मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों के बीच एक गहन संबंध होता है। ये दोनों कारक परस्पर प्रभावित करते हैं तथा काफ़ी हद तक आर्थिक कारकों के आधार पर राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। निर्भरता का सिद्धांत मूल रूप से मार्क्सवादियों से प्रभावित रहा है। मार्क्सवादियों के साथ साथ हॉब्सन व लेनिन के साम्राज्यवाद की अवधारणा ने इस सिद्धांत को और मजबूत बना दिया है, परंतु चूंकि मार्क्सवादी राज्य के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, इसलिए इसे नव मार्क्सवादी अवधारणा मानना ज़्यादा तर्कसंगत होगा। वैसे तो ये अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1950 के दशक से विद्यमान है, परंतु 1970 के दशक से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। इस काल के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु राजनीतिक आर्थिक तत्वों में संबंध पर अधिक बल दिया जाने लगा है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में पॉल बर्नान, पॉल स्वेज, हैरी मैटकैफ, एंडी गुडकैफ, समीर अमीन, बुलरस्टेन आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। सो बेसिकली गाइज, यहाँ पे आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्भरता के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम 2 टाइप की कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो वो कंट्रीज़ हैं जो कि है निर्धन और अल्प विकसित। इन देशों को परिधि कहा जाता है, यानी कि इन देशों को परिधि कहा जाता है इस सिद्धांत के अंदर। दूसरी तरफ हम इस सिद्धांत के अंदर बात करते हैं धनी देशों के बारे में, जिन्हें कोर कहा जाता है या फिर हम इन्हें केंद्र या फिर कोर कहते हैं। सो दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है क्योंकि ये इस सिद्धांत के अंदर यूज़ हुई हुई टर्मिनोलॉजी है जो कि आप लोगों को अपने आंसर के अंदर मेंशन करनी है। तो दोस्तों, इस सिद्धांत के अंदर ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से आज के समय में जो ये निर्भरता सिद्धांत है, इसके अंतर्गत आज जितने भी साधन हैं, चाहे फिर वो पूंजी कमाने के साधन हो या फिर श्रम के साधन हो, ये सारे साधन जो निर्धन और अल्प विकसित देश हैं, यानी कि जो हमारे परिधि देश हैं, उन देशों से प्रवाहित होकर किस तरीके से उन देशों को और भी गरीब बना रहे हैं और जो अमीर देश हैं उनको और ज़्यादा अमीर बना रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पूरी चीज़ को इस सिद्धांत के अंदर डिस्कस किया गया है एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में पूरे अच्छे से
डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इंट्रोडक्शन इस तरीके से देना है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है 1970 के दशक के बाद ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। निम्नलिखित कारणों से इस सिद्धांत की चर्चा पर अधिक बल दिया जाने लगा। पहला जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर बोला गया है कि सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए विभिन्न बदलावों के प्रमाण स्वरूप इस सिद्धांत को अधिक महत्व मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों के मध्य संबंधों का मुख्य आधार परस्पर अंतर्निर्भरता रहा। धीरे धीरे ये अंतर्निर्भरता उनके विशेषकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का अस्तित्व का प्रश्न बन गया, परंतु इसके साथ साथ विकास का दौर भी जारी रहा, लेकिन ये विकास आर्थिक रूप से समान नहीं रहा। अंततः एक दूसरे पर निर्भरता और अधिक उजागर होने लगी। इनके प्रभावों के आकलन की प्रक्रिया में निर्भरता के सिद्धांत का जन्म हुआ। सो दोस्तों इस वाले पॉइंट के अंदर बेसिक उन कारणों के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से हमें इस निर्भरता सिद्धांत की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पॉइंट के अंदर यही बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संबंध राष्ट्रों के मध्य स्थापित हुए वो निर्भरता पर आधारित थे। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अलग अलग देशों के बीच संबंध बने तो वो संबंध कहीं ना कहीं निर्भरता पर आधारित थे, यानी कि एक दूसरे की ज़रूरत थी उस टाइम पे देशों को, विशेषकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को। दोस्तों यहाँ पे आप लोग इस लाइन का मतलब समझिए। दोस्तों इस लाइन को कहने का मतलब यहाँ पे उन देशों के बारे में है, उन कंट्रीज के बारे में है जो कि विकासशील थे, यानी कि जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी इंडिपेंडेंस ले रहे थे, यानी कि स्वतंत्र हुए थे। इन्हीं तीसरी दुनिया के देशों में हमारा इंडिया भी आता है दोस्तों, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों तीसरी दुनिया के देशों के लिए ये एक अस्तित्व का प्रश्न बन गया, क्योंकि उनके लिए अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही थी कि अब उन्हें दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा था। लेकिन निर्भरता के सिद्धांत के साथ साथ इस टाइम पे विकास का दौर भी आया, यानी कि देशों का विकास भी हुआ, लेकिन ये विकास आर्थिक रूप से समान नहीं था। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विकास हुआ वो आर्थिक रूप से समान नहीं था, और इसी असमानता के कारण ये निर्भरता का जो वर्ड है ये और भी ज़्यादा उजागर होने लगा, यानी कि और भी ज़्यादा देशों की एक दूसरे पर निर्भरता दिखने लगी। तो दोस्तों इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, इसी चीज़ का आकलन करने के लिए हमें निर्भरता के सिद्धांत का जन्म हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को इस वाले पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बहुत से राज्य स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता के उपरांत इन राज्यों को राष्ट्रीय निर्माण की बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ा। तब इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को ये अनुभव हुआ कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी राज्य वास्तव में आज़ाद नहीं हैं। बहुत से आर्थिक मुद्दों पर आज भी अपने ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन दृष्टिकोण के माध्यम से उनकी इन समस्याओं का अध्ययन करना भी संभव नहीं रहा। अंततः एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस होने लगी, जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं के संबंध के अनुरूप इनकी समस्याओं का अध्ययन कर सके। सो दोस्तों हमारे सेकेंड पॉइंट के अंदर बोला गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए। उसी टाइम पे हमारा इंडिया भी स्वतंत्र हुआ। लेकिन दोस्तों जो ये नए स्वतंत्र हुए राज्य थे, इनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। इनको किस तरीके से अपने राष्ट्र का निर्माण करना है, किस तरीके से चीज़ों को सही करना है, उस टाइम पे इन देशों के पास बहुत सारी समस्याएं थी। और इन सभी समस्याओं की वजह से इन देशों को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये वास्तव में आज़ाद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को एनालाइज करने के लिए, इन्हीं समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण सामने रखे गए। लेकिन दोस्तों उन सभी दृष्टिकोणों के अंतर्गत इन समस्याओं को नहीं समझा जा रहा था। तो दोस्तों उसके बाद हमारा निर्भरता सिद्धांत बनाया गया, जिसके अंतर्गत इन सभी नए स्वतंत्र हुए देशों की समस्याओं को देखा गया, और इस तरीके से हमारे निर्भरता सिद्धांत का जन्म हुआ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट की। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है तृतीय। स्वतंत्रता प्राप्ति के
बाद दक्षिण अमेरिका देशों से ज़्यादातर अपना शासन सुचारू रूप से नहीं चला सके तथा वहाँ पर अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक विफलता आदि सामान्य बात हो गई। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठा कि क्यों इन राष्ट्रों का विकास नहीं हो पा रहा है, किन कारणों से यहाँ अशांति व विफलताएं फैली हुई हैं। इनके कारणों की जांच के बिना इनका समाधान संभव नहीं था और इस जांच हेतु ये पाया गया कि इसमें आर्थिक व राजनीतिक तत्वों के संबंध की जानकारी अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों हमारे तीसरे पॉइंट के अंदर भी वही बात कही गई है कि दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए, लेकिन वहाँ के देश उस वक्त पर अपना जो प्रशासन है उसको सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे थे। उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक विफलता, ये सारी चीज़ें फैली हुई थी। तो दोस्तों इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी था कि आखिर ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से ये सभी देश अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना रीज़न जाने इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकता था। इसीलिए इन समस्याओं की जांच करने हेतु हमारे निर्भरता सिद्धांत को बनाया गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट की दोस्तों, जो कि है दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है कि 1970 के दशक तक आते आते ज़्यादातर तीसरी दुनिया के देश स्वतंत्र राष्ट्रों की श्रेणी में आ चुके थे। अब उनके राज्यों में राजनीतिक व प्रशासनिक गतिविधियां पूर्ण हो चुकी थीं, परंतु उन राष्ट्रों के समक्ष मुख्य चुनौतियों के रूप में राष्ट्रीय निर्माण, व्यापार, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास आदि की बहुत सी समस्याएं उपलब्ध थी। इन सभी कारणों से अब राजनीतिक के बजाय आर्थिक विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होते चले गए। इसी बढ़ते हुए आर्थिक महत्व के प्रमाण स्वरूप निर्भरता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। सो दोस्तों यहाँ पे वही बोला गया है कि 1970 के दशक तक आते आते जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनमें ज़्यादातर कंट्रीज स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इन देशों के सामने ये समस्या थी कि वो किस तरीके से अपने राष्ट्रीय का निर्माण करेंगे, किस तरीके से वो इंटरनेशनल जो हमारा इंटरनेशनल व्यापार होता है, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है, उसके अंदर वो किस तरीके से अपनी आप को देखेंगे और किस तरीके से अपना आर्थिक विकास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वही सारी चीज़ें बोली गई हैं और इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए अब इस टाइम पे आर्थिक विषय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब राजनीतिक विषय के बारे में उतनी चर्चा नहीं हो रही थी। तो इस आर्थिक विषय को जैसे ही इम्पोर्टेंस दी गई, उस टाइम तक आते आते हमारा जो निर्भरता का सिद्धांत है उसको भी अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को हमारे 4 पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये चारों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इन चारों पॉइंट को आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। एंड दोस्तों ये 4 रीजन थे निर्भरता सिद्धांत के आने के। अब बात करते हैं दोस्तों हम निर्भरता सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों निर्भरता सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम, अधिकतर विद्वानों का मानना है कि वर्तमान संदर्भ में राज्यों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण पूंजीवाद का विकास है। इसी पूंजीवाद के विकास के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्रियाओं का आरंभ माना जा सकता है। राज्यों के बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष तथा केंद्र वाले राज्यों का परिधि वाले राज्यों के साथ शोषण संयुक्त संबंधों का मूल कारण पूंजीवाद का विकास ही माना जा सकता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहली विशेषता है हमारे निर्भरता सिद्धांत की, जिसके अंदर बताया गया है कि अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि वर्तमान समय में जो राज्य की उत्पत्ति है उसका जो कारण है वो पूंजीवाद है और इसी पूंजीवाद के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय जो क्रियाएं हैं वो प्रारंभ हुई हैं और राज्यों के बीच जो संसाधनों को लेकर संघर्ष हो रहा है, जिसके अंदर जो हमारे केंद्र राज्य हैं, यानी कि केंद्र राज्य कहने का मतलब है धनी राज्य, विकसित राज्य, जो केंद्र राज्य हैं वो परिधि राज्यों यानी कि अल्प विकसित देशों से के साथ शोषण के संबंध को स्थापित कर रहे हैं और इस शोषण के संबंध का स्थापित होने का मूल कारण है पूंजीवाद का विकास।
तो दोस्तों ये हमारी सबसे पहली विशेषता है हमारे निर्भरता सिद्धांत की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकतर विद्वानों का मत है कि पूंजी व उत्पादन के संबंधों की दृष्टि से विश्व 2 भाग या 3 भागों में बटा हुआ है। ये 3 भाग केंद्र, परिधि व समपरिधि वाले राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों को मूल रूप में देखें तो विकसित या पिछड़े राष्ट्रों की श्रेणी में रखते हैं। इसके अतिरिक्त परिधि वाले राष्ट्रों को दोनों का मिश्रण यानी कि दोनों के मिश्रण या विकास उन्मुख राष्ट्रीय कहा जा सकता है। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि अधिकतर विद्वानों का ये मत है कि पूंजी व उत्पादन के संबंधों की दृष्टि से आज पूरा जो विश्व है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ये 3 भाग हैं हमारे केंद्र राज्य यानी कि जो हमारे विकसित देश हैं वो, दूसरे हैं हमारे परिधि यानी कि हमारे विकासशील देश जिनके अंदर इंडिया भी आता है, और तीसरे हैं सेमी परिधि। तो दोस्तों सेमी परिधि वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि इन राष्ट्रों के मूल रूप में देखें तो विकसित व पिछड़े राष्ट्रों की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है, लेकिन जो हमारे सेमी परिधि वाले राष्ट्र हैं उनको कहा जाता है विकास उन्मुख राज्य यानी कि दोनों का मिश्रण। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इन वर्ड्स को ध्यान रखना है दोस्तों कि बेसिकली विकसित देशों को क्या कहा जाता है, विकासशील देशों को क्या कहा जाता है, और दोनों जो मिक्स कंट्रीज है उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है यदि केंद्र व परिधि वाले राष्ट्रों की तुलना करें तो दोनों की गतिविधियां एक दूसरे के विरोधी पाई जाती हैं। केंद्र वाले राज्य मुख्य रूप से विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अंततः मूल प्रजातांत्रिक पद्धति के साथ साथ जनसाधारण का रहन सहन का स्तर उच्च दर्जे का है। यहाँ पर आयात मुख्य रूप से कच्चे माल का किया जाता है तथा तैयारशुदा माल निर्यात होता है। ये कल्याणकारी सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके विपरीत परिधि वाले राष्ट्र मुख्यतः विकासशील या पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ ज़्यादातर देशों में सरकार निरंकुश व तानाशाही पर आधारित होती है। ये मुख्यतः अपने कच्चा माल निर्यात कर विकसित राष्ट्रों से तैयार माल आयात करते हैं। इनके ये सार्वजनिक व कार्यकारी सेवाओं का अभाव भी मिलता है। इस प्रकार दोनों की स्थिति एक दूसरे के विपरीत पाई जाती है। सो दोस्तों हमारे तीसरे पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जब हम बात करते हैं केंद्र और परिधि राज्यों की तुलना जब हम करते हैं यानी कि जब हम विकसित और विकासशील राज्यों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे विकसित देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनके यहाँ प्रजातांत्रिक पद्धति है और यहाँ पे जो आम लोग हैं वो भी एक उच्च दर्जे का रहन सहन रखते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम ये देखते हैं कि इन देशों के अंदर जो व्यापार है वो किस तरीके से होता है, तो इन देशों के अंदर जो आयात है वो मुख्य रूप से कच्चा माल किया जाता है और तैयार माल को निर्यात किया जाता है। यानी कि इनके वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से होता है ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये लोग आयात कम करते हैं और निर्यात ज़्यादा करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी कि जो विकसित देश हैं वहाँ पे लोगों को, वहाँ की जनता को बहुत अच्छी सेवाएं दी जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम लोग परिधि राज्यों की बात करते हैं, परिधि राज्य कहने का मतलब है विकासशील व पिछड़े राज्य। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये ज़्यादातर इन देशों के अंदर ज़्यादातर सरकारें निरंकुश होती हैं व तानाशाही होती हैं और इनके यहाँ जो कच्चा माल होता है उसे निर्यात किया जाता है और विकसित राष्ट्रों को भेजा जाता है, जबकि जो विकसित राष्ट्रों में तैयार माल होता है वो इन देशों में आयात कराया जाता है और यहाँ पे कोई सार्वजनिक कल्याणकारी सेवाएं नहीं होती हैं, यहाँ पे इन सेवाओं का अभाव होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं जब हम इन दोनों कंट्रीज़ की तुलना करते हैं तो इन दोनों कंट्रीज़ की जो स्थिति है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत पाई जाती है। तो दोस्तों इसी चीज़ को एनालाइज किया जाता है निर्भरता सिद्धांत के अंदर। तो दोस्तों ये हो
गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है दोनों वर्गों के देशों में अतिरिक्त मूल्य की उपलब्धता में बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहाँ तक केंद्र वाले राज्य हैं वहाँ तकनीक व उद्योग विकास होने के कारण उत्पादकता अधिक होती है। इसके साथ साथ लागत कम होने से अतिरिक्त मूल्य काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दूसरी ओर विकासशील देश उद्योग व तकनीक दोनों की दृष्टि से पिछड़े होने के कारण अतिरिक्त मूल्य अर्जित करने में सक्षम नहीं होते हैं। अंततः विकसित राष्ट्रीय ही बाहर देशों में पूंजी निवेश या वर्चस्व बनाने की सोच रख सकते हैं। विकासशील राष्ट्रों का तो नाम मात्र शोषण ही होता है। तो दोस्तों हमारे 4 पॉइंट के अंदर बोला गया है कि दोनों वर्गों के देशों की जब हम बात करते हैं तो इन देशों के अंदर जो मूल्य है, मूल्य की जो उपलब्धता है, उसको जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विकसित देश हैं वहाँ पे तकनीक और उद्योग बहुत अच्छा है, वहाँ पे तकनीक और उद्योग का बहुत विकास हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो चीज़ बनाई जाती है वो कम लागत पे बनाई जाती है और उसको ज़्यादा मुनाफे पे भेजा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो उनका लाइफ स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं विकासशील देशों की तो यहाँ पे ना तो तकनीक है और ना ही उद्योगों का अच्छे से विकास है, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य अर्जित नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से इन देशों के अंदर जो विदेशी पूंजी निवेश है वो होता है और इस तरीके से जो विकसित देश हैं वो इन देशों के ऊपर वर्चस्व बना लेते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों को अगर ये चीज़ पता हो तो आज जो डॉलर है वो हमारे 70 रुपये के बराबर है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है ये इसी चीज़ को बताता है कि अमेरिका के अंदर आज अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसका हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हम हमारे 5th पॉइंट की। गया है कि इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि ज़्यादातर विकासशील देश राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी वे अपने केंद्रों से जुड़े हुए हैं। इस कारण से वे राष्ट्रीय सैद्धांतिक रूप से आज़ाद नहीं हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। अपना आर्थिक निर्भरता के कारण वे अभी भी केंद्र संबंधित राष्ट्रों की ओर ही देखते हैं। सो दोस्तों हमारे 5th पॉइंट के अंदर बोला गया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे निर्भरता सिद्धांत के समर्थक हैं, वो ये मानते हैं कि जो हमारे विकासशील देश हैं आज वो राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी कहीं ना कहीं जो हमारे विकासशील देश हैं वो हमारे केंद्र यानी कि जो अपने औपनिवेशिक ताकतें थी, यानी कि जिन्होंने पहले हमारे देश को गुलाम बना रखा था, उनके ऊपर आज भी हम लोग कहीं ना कहीं निर्भर हैं जब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से। और इसी कारण की वजह से सैद्धांतिक रूप से हम लोग आज़ाद नहीं है ऐसा कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। आर्थिक निर्भरता के कारण अभी भी हम लोगों को केंद्र के जो राज्य हैं यानी कि केंद्र के जो हमारे देश हैं उनकी तरफ देखना पड़ता है। दोस्तों केंद्र कहने का मतलब यहाँ पे है विकसित राज्यों से। तो दोस्तों ये हमारे 5th पॉइंट के अंदर कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे हमारा निर्भरता का सिद्धांत फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड दोस्तों अब आप लोगों को लास्ट में एक छोटा सा होमवर्क करना है। आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है वो खुद से लिखना है घर के अंदर, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों इसके अलावा आपको कौन से क्वेश्चन आंसर चाहिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट का नेम आप लोग बताइएगा, मैं उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आप लोगों के लिए ज़रूर आऊँगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। और आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।